कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब किसान भैया और बहनन को आपके भैया रग्गू की राम राम। भैया बहनों, हमें उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक से होंगे और अच्छे से अपनी खेती बाड़ी को काम कर रहे होंगे। भैया हमू जय चाहते हैं कि आप लोगों की खूब तरक्की होए, खूब अच्छी खेती होए। आगे की भैया चर्चा करें, बात से पहले पूछ लेते हैं आज को सवाल। हमारो आज को सवाल है, गर्मियों के मौसम में मछली तालाबों में जल स्तर कितना होना चाहिए? जाको उत्तर हमारे भैया लिख के रखेंगे और हम भी कार्यक्रम के अंत में मिलान करवा देंगे। भैया बहनों देखो, हम सब लोग जान रहे हैं कि हम लोगों ने खेती में पिछले कुछ समय से रासायनिक जो खादें हैं, उर्वरक हैं, उनको प्रयोग बहुत बढ़ा दो है। जैसे आपको मालूम है कि तो नुकसान ही रहो है, हमारे शरीर को भी नुकसान ही रहो है। संग संग जो हमारी भूमि है वह अपनी उर्वरता को खोत जा रही है। तो भैया देखो, हमारी तो जय सलाह है कि हमारे जो भैया बहन हैं रासायनिक उर्वरकन को न्यूनतम प्रयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने खेतन में हरी खाद और गोबर की देसी खाद को प्रयोग करें, जैसे कि हम पहले से कर चले आ रहे हैं। भैया बहनों, आज है दिन शुक्रवार को और शुक्रवार के दिन हम आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हमारे भैया बहन फोन के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखते हैं और समाधान पाते हैं हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ महोदय से। तो भैया आज हमें खेद है, टेलीफोन में तकनीकी खराबी के कारण हम जो कार्यक्रम आपको न सुनवा पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विशेषज्ञ स्टूडियो में उपस्थित हैं। साथ ही साथ जिन किसान भैयन के, मछली पालक भैयन के हमारे पास पत्र आए और उनने पत्र के माध्यम से अपनी समस्या भेजी, उन पत्रन को भी हमने आज के कार्यक्रम में शामिल करो है। डॉक्टर दुर्गादत्त शर्मा जी, जो कि सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र IBRI इज्जतनगर बरेली में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज का हमारा विषय है मत्स्य पालन समस्याएं एवं समाधान। जी। कोई भी व्यक्ति नया रोजगार करने की सोचता है, मछली पालन है, बटेर पालन है, कुक्कुट पालन है, कोई भी इस तरह का काम करना चाहता है, तो उसकी सोच होती है कि मेरी आमदनी अच्छी हो, मैं जो काम कर रहा हूं या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उससे मुझे लाभ हो। चूंकि मछली पालन बहुतायत अपने क्षेत्र में किया जाता है, बहुत लोग तालाब बनाकर मछली का पालन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य कुछ समस्याएं आती हैं मछली पालन में, तो अगर हम बात शुरुआत से करें तो किस तरह का तालाब निर्माण करना चाहिए? जो भी हमारे किसान साथी हैं या मछली पालक भाई हैं, किन बातों का ध्यान रखें तालाब के निर्माण के समय? बहुत सुंदर आपने ये क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो किसान भाई जो मछली पालन करना चाहते हैं, जहां भी वो तालाब खुदवाना चाहते हैं नया, तो वो सबसे पहले ये देखें कि मिट्टी का स्टेटस क्या है। वहाँ मतलब सैंडी सॉइल है, वहाँ रेतीली तो नहीं है मिट्टी ज्यादा, और जहां तालाब बनाना है वहां पर दोमट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है, ताकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पानी की अच्छी होती है और वो अच्छा तालाब माना जाएगा, और उसके बाद वो वहां तालाब बना सकते हैं। जी, क्योंकि खेतों के पास ही तालाब बनाए जाते हैं, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कभी ये होता है गांव के बहुत नजदीक तालाब बनाते हैं, तो एक तो गांव के दूर तालाब बना रहे हैं तो क्या लाभ है, या गांव के नजदीक तालाब बनाने में क्या लाभ है? नहीं, गांव के नजदीक अगर तालाब है तो उससे ये फायदा होगा कि वो जो है, अब जो पशुओं के लिए भी पानी आप यूज कर सकते हैं तालाब से, जी है ना। अगर बहुत दूर है तो पशुओं के लिए पानी यूज नहीं कर पाएंगे, और जो है तालाब से जो फायदा है, वाटर जो हमारा जो बरसात का पानी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम करता है, उसको सेव करेंगे, जिससे कि हमारा जो है रिचार्ज भी होता है पानी, जो कि ग्राउंड लेवल भी हमारा जो नीचे जा रहा है। अगर हमारे यहाँ तालाब ज्यादा होंगे, हर गांव में अगर तालाब होंगे, तो हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है, जो जमीन का जो रिचार्ज है पानी का, वो भी नीचे जा रहा है हर दिन। तो वो भी नंबर एक तो ये फायदा हो गया जी। और बाकी अब मछली पालन तो आप कर ही रहे हैं तालाब में जी। नजदीक गांव के हैं तो वो जो है यूज कर सकते हैं, उसको जो है पशुओं के लिए भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत दूर हैं तो उनका यूज नहीं हो पाएगा गांव में, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। नजदीक अगर तालाब है तो जो गांव का पानी भी है ना, उसको भी उसमें यूज कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो फायदा हो सकता है। दूसरी एक समस्या सबसे बड़ी आती है प्रजातियों के चयन की। जी। मुख्यतः हमारे रोहिलखंड क्षेत्र में
कौन कौन सी प्रजातियों का मछली पालन हमारे किसान साथी या मछली पालक भाई कर रहे हैं और किस तरह से उन्हें प्रजातियों का चयन करना चाहिए, कौन सी मछली किसके साथ तालाब में डालनी चाहिए? जी, इतनी प्रजातियां हैं मछलियां की, हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे साउथ में देखोगे आप, वहाँ का टेम्परेचर के हिसाब से अलग मछलियां हैं, और आप जो है पहाड़ों में देखोगे वहाँ कोल्ड वाटर फिशरी का वहाँ अलग है। लेकिन जो आप ये बरेली क्षेत्र, हमारा रोहिलखंड क्षेत्र है, यहाँ पर जो सबसे अच्छी जो मछलियां हम लोग कार्प वाली जो है वो सुटेबल कार्प मछली का जो है वो चयन करें, जिसमें कि रोहू, कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और नैन, जिसको मृगल कहते हैं। ये 6 मछलियों को आप मिक्स करके पाल सकते हो, जिससे कि जो है उनको प्रॉफिट भी होगा, ना इसमें कोई प्रतिस्पर्धा है आपस में। ये आराम से ये 6 प्रकार की मछली आप पाल सकते हो। मतलब ये 6 प्रकार की जो मछलियां हैं वो एक साथ एक तालाब में रह सकती हैं। जी, कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं करेगी। जी जी। दूसरी समस्याएं ज्यादातर आती हैं क्योंकि जो तालाब हमारे होते हैं आसपास खेती होती है। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से हमारे किसान साथी खेतों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। जब बरसात का मौसम होता है या खेत से पानी किसी भी माध्यम से तालाब में चला जाता है, तो इस समय मछली पालकों को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का जो घोल है वो मछली के तालाबों में पहुंच जाता है। सबसे पहले तो अगर कोशिश ये है कि तालाब अगर जो है बीच में ना हो, जहाँ पर थोड़ा अलग से हटके हो, ठीक है। नहीं है, अगर है तो जो उसके बंद है तालाब के वो थोड़े ऊंचे बना दिया जाए ना, कि जो है जब बरसात में जो भी पानी आए तो वो जो है अंदर तालाब में ना आए। तो मतलब जो वो अगर केमिकल अगर चारों तरफ है, वैसे तो केमिकल का थोड़ा मात्रा आई जाती है, लेकिन अगर बहुत अधिक जो लोग केमिकल यूज कर रहे हैं आजकल, वो तालाबों में ना आए। मेड़ अपनी जो है तालाब की चारों तरफ ऊंची कर दे ताकि अंदर पानी अंदर ना आए वो। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास पत्रों के माध्यम से जो हमारे मछली पालक भाई हैं उन्होंने समस्याएं भी लिख भेजी हैं कि आपके माध्यम से उनका समाधान हो जाए। तो हमारे जो एक मछली पालक भाई हैं श्री बीरपाल कश्यप जी, बादशाह नगर सीबीगंज बरेली से, उन्होंने अपनी समस्या लिखी है। पहली उनकी समस्या है कि जो आजकल ऑक्सीजन की समस्या होती है तालाबों में मछलियों के लिए, तो उसकी समाधान क्या है? तालाबों में ऑक्सीजन के लिए सबसे पहले तो ये कि पानी का लेवल वो हमेशा देखें सुबह शाम, जितना जो है वो, ऐसा तो नहीं है पानी मतलब उसमें बहुत कम हो गया तालाब में जी। और जो जहां से पानी आ रहा है, आप ट्यूबवेल से है कहीं से, तो वो थोड़ा ऐसी जगह से ऊंचाई से डालें ताकि वो जो है एक फुहारा जैसा बने तालाब में, जिससे कि जो है वो ऐसा लगे कि जो है एरिएटर जैसे काम करे, और उससे भी ऑक्सीजन मेंटेन रहता है। और पानी जो है जैसे गर्मी में क्या होता है कि ऑक्सीजन डिप्लेट होता कम होता है जी। तो जैसे गर्मी पड़ रही है तो गर्मियों में तो भरपूर 5 फीट करीबन पानी तालाब में होना ही चाहिए जी। और ज्यादा ऑक्सीजन की कमी कई तरह से होती है। अमोनिया, जैसे अमोनिया बढ़ गया या कोई और चीजें होगी, आपने बहुत अत्यधिक जो है उसमें डाल दिया, आपने गोबर की जो मात्रा मैन्योरिंग बहुत अधिक डाल दिया, या कोई और चीजें उसमें डाल दिया आपने तालाब में कोई चीज, तो उसमें पानी प्रॉपरली ताजा पानी डालते रहना चाहिए। बीच बीच में आपको जो है, जैसे आपने जो है ऑक्सीजन के लिए वैसे तो केमिकल वगैरह भी आते हैं, ऑक्सीजन की दवाइयां आते हैं, लेकिन हम लोग उसका यूज कम करते हैं। हम लोग यही जो है पानी जो है स्वच्छ पानी आप तालाब में डालें। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपका जो नीचे ड्रेन है, ड्रेन से थोड़ा सा पानी नीचे से हटवा दीजिए और ताजा पानी उसमें भरवा दीजिए, उससे ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा। और कभी कभी क्या होता है उसमें अमोनिया भी हो जाती है, अमोनिया जो है, तो अमोनिया के लिए हमारे पास कई चीजें, जैसे एक जियोलाइट्स आता है, टॉक्सीमार आता है, तो वो भी वो डाल सकते हैं। और ऑक्सीजन की भी टेबलेट तो आती है, लेकिन हम कम यूज करते हैं, उसको यूज ना करें। और उसमें जो है, अगर आपके पास तालाब में बतख है जी, तो आप बतखों को भी उसमें जो है 1 हेक्टेयर तालाब या 1 एकड़ तालाब किसी का है, तो आप करीबन जो है उसमें 50 से 60 बतख जो है रखिए उसमें, तो वो जो है वो उसमें तैरती रहेगी, तो उसमें फ्लोटिंग होगा पानी को, जो है जब पानी का फ्लोटिंग होगा तो ऑक्सीजन भी मेंटेन रहेगा। और एक विशेष बात यह है कि दिन के समय तो ऑक्सीजन इतना कम नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस होता रहता है, क्योंकि तालाब में छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं जो कि मछली का चारे का काम करता है। वो जो है वो सूर्य के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस करते रहेंगे। लेकिन जब रात के समय में वो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो आप ज्यादातर ट्यूबवेल को रात को अगर चला रहे हैं आप लोग, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उसमें। दिन में भले ही आप कम कर दें, रात को जरूर चलाएं। और जो उसका जो पानी है वो आप जो है बीच बीच में, जैसे
5 महीने 6 महीने में थोड़ा चेंज भी कर दीजिए उसको ना, उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपका जो है तालाब सही रहेगा। और डेली उसको देखना है, मॉनिटरिंग डेली करनी है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पीएच 1 महीने में 2 महीने में जब भी आप यूज कर रहे हैं किसान, तो उसको पीएच का भी ध्यान रखें, पीएच जो है, और जो एक्सपर्ट है नजदीक उनसे भी संपर्क करते रहें कि सब मछलियों में ये दिक्कत हो रही है जी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आपने जो ये समस्या है ऑक्सीजन की उसको लेकर समाधान भी बताया, और सबसे बड़ी बात है कि आपके समाधान में प्राकृतिक जो तरीका है वो प्रथम है, क्योंकि दवाओं से ऑक्सीजन मेंटेन करना फिर वो एक नेचुरल प्रक्रिया नहीं रहेगी। अगर हम पानी में ऑक्सीजन को प्राकृतिक तरीके से मेंटेन करेंगे तो जो हमारी मछलियां हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहेंगी। दूसरा इनका सवाल है कि अगर हमने जो मछली के बच्चे जल्दी डाल दिए हैं तालाबों में तो क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनका किस तरह से हम निदान कर सकते हैं? वैसे देखा जाता है तो अगर आप जो है तालाबों में सीड स्टॉक करते हैं तो फरवरी के बाद जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, जो तापमान बढ़ेगा तो वो ग्रो करते हैं। अगर आपने पहले डाल दिए, आपने जनवरी में बच्चे डाल दिए जी, तो सर्दियों में क्या होता है कि वो बढ़ेंगे नहीं, बच्चे उतने ही रहेंगे। आप नवंबर के बाद अगर बच्चे डाल रहे हैं तो वो बढ़ेगा नहीं, उतना ही रहेगा और एक जगह रहेगा, वो ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाएगी जी। तो वो अननेसेसरी है, उतना ही रहेगा ना, वो बढ़ेगा चाहे कितना ही आप खिलाओ उनको। लेकिन अगर आप फरवरी के बाद डाल रहे हैं, टेम्परेचर जब बढ़ता है तापमान, तो उसमें आप सीड स्टॉक कर रहे हैं तो नेचुरली बहुत इतनी तेजी से बढ़ता है, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक वो काफी बड़ा हो जाता है सीड। और उसमें प्रॉपरली आप उसको फीडिंग करवाते हैं वो तो बहुत जल्दी ग्रो करेगा वो। लेकिन टाइमली डालना है, अगर पहले डाला तो वो नुकसान होगा किसान का, इतना फायदा नहीं है उसमें, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो जी। डॉक्टर साहब आपने कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो मछली पालक भाई हैं वीरपाल कश्यप जी, उनकी दोनों समस्याओं का समाधान किया। एक हमारे श्रोता हैं ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया जी, जिन्होंने हमें पत्र लिखा है ग्राम दूने नगर बदायूं से जी। डॉक्टर साहब इनका सवाल है कि ये मछली पालन करना चाहते हैं जी, तो आपसे सुझाव चाहते हैं। मछली पालन आज के परिवेश में बहुत अच्छा जो है ये साधन है, क्योंकि हर आदमी को जो हमें इनकम चाहिए, इनकम इससे 25 से 30% इसमें लागत आती है जी, बाकी इतना नहीं आता। अगर आप प्रॉपरली करें, इसको वैज्ञानिक विधि से करें तो बहुत अच्छा है। तो आप जब तालाब आप बना रहे हो जहां भी, अगर तो पुराने तालाब आपके पास हैं तो उसका आप जो है उसको सफाई करके, अगर पुराने तालाब है तो सफाई करके उसको जो है नया पानी उसमें डालिए, थोड़ा जो है उसमें चूना डाल दीजिए और जो है फिटकरी डाल सकते हैं, उसको सही करके उसमें आप सीड डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप एकदम से जो है बिल्कुल नई जगह आप बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपरली आप पहले ये देखें कि जहां आप बना रहे हो वहां पर जो है दोमट मिट्टी है या नहीं है जी। अब ये होता है ना, किसान जो एकदम से इतना पैसा लगा दिया और वहां पता लगा कि सैंडी सॉइल है, नुकसान हो गया जी। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हो बहुत अच्छा है, आप पहले ये देख लीजिए मिट्टी कैसी है, मिट्टी की वहां जांच करा लीजिए। अगर जो है वहां जो है दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी जो है, तो आप वहां तालाब बना लीजिए। और उसके बाद तालाब जो है बनाइए जेसीबी से खुदवा करके, और जो आप उसके बंद होते हैं वो जो है थोड़ा ढलान जो है ऐसे एज ए बॉल शेप में बनाइए आप जी। और उसमें इतना गहरा जो है 1.5 मीटर तक करीबन उसमें पानी होना चाहिए, वाटर होल्डिंग में मतलब इतना होना चाहिए। और उसके बाद बंदों में भी ऊपर जगह रहनी चाहिए, जो आपके बंद है ऊपर जो है वो काफी जो है चौड़े होने चाहिए, ताकि जो है आप आ जा सकते हैं। जहां आप तालाब बना रहे हैं वहां प्रॉपरली रोड की व्यवस्था होनी चाहिए, और ताकि जो है जब आप मछली को बेचे तो तुरंत बाहर से आए तो उसको जो है वो तुरंत सेल हो सकते हैं उसका जी जी। क्या सुझाव और देना चाहते हैं आप मछली पालन के संबंध में? हाँ, जो ये अगर ये मछली पालन करते हैं तो प्रॉपरली एक तो पहले ट्रेनिंग कर लें जी, सबसे पहले, क्योंकि पानी का ये है, हर आदमी नहीं कर सकता है। प्रॉपरली इसको ट्रेनिंग करें कि साहब कब हमने जो है कैसे कैसे तालाब बनाना है, मछली के बीज कहाँ से लाने हैं, और हमने कौन सी प्रजाति डाल ली है, क्योंकि इसमें कम से कम हम ये चाहते हैं कि कम खर्चा हो किसान का। तो सबसे पहले अगर आप ये जो है इसमें जो सीड स्टॉक कर रहे हैं तो ग्रास कार्प को ज्यादा स्टॉक करिए, क्योंकि ग्रास कार्प जो है इसमें कुछ लागत नहीं आती। आप जो ग्रास कार्प में और मछलियों के बनस्पति ग्रास कार्प को ज्यादा स्टॉक करिए, ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। ग्रास कार्प में आप जो है जो चारों तरफ की जो घास होती है वो आप छोटी छोटी काट के उसमें डाल सकते हैं तालाब में, और वो इतना जल्दी ग्रोथ कर लेगी, 4 महीने में वो 1 किलो से ऊपर की हो जाएगी जी। तो इससे इसको बेनिफिट हो जाएगा। और जो रोहू कतला है ये भी ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है ग्रो करने में। लेकिन जैसे आपका जो है ग्रास कार्प है ये बहुत जल्दी ग्रो करता है। इसमें 6 मछली आप लोग इसको जो है स्टॉक कर सकते हैं।
रोहू, कतला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प और नरेन जी। इसके साथ अगर आप चाहे तो एक पंगेशियस फिश भी आती है, लेकिन वो जो है कर सकते हैं लोग, कर भी रहे हैं, ये भी स्टॉक कर सकते हैं। और विशेष ध्यान आप ये रखें, पानी जो है आप जो है नहर से ला रहे हैं या ट्यूबवेल से ला रहे हैं, पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए वहां पर जी। और जो है तालाब ऐसे हों कि जिसमें जो है बाहर का पानी भी अंदर ना आए, या जालियां लगा दो उसमें, कि जैसे कभी बरसात में क्या होता है, खाओ मछली आ जाती है जी, तो उसके लिए वहां जालियां लगाएं कि बरसात जब हो गई तो सारी मछलियां, वो जो गंदा पानी अंदर ना आए, तो उसमें जाली लगा के प्रॉपरली होना चाहिए, आउटलेट इनलेट दोनों प्रॉपरली बने। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और विशेष ध्यान जो है, हर दिन ऐसा नहीं है कि हमने उसमें तालाब में एक बार बच्चा डाल दिया है तो अब नहीं, अब 15 दिन बाद जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर दिन आपको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा ये मछली का काम हर दिन आपको जो है उसको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तभी इसको बेनिफिट हो सकता है इसमें। और इसके साथ अगर आप जो है मछली पालन के साथ आप थोड़ा मुर्गी पालन कर लें जी, तो बहुत बेनिफिट होता है। उसमें एक मुर्गी बाड़ा बना लीजिए साइड में, या बतख पाल लीजिए जी। 1 एकड़ में 50-60 बतख रख लीजिए, तो बतख के जो अंडे हैं वो भी आप सेल कर सकते हैं जी। और जो मुर्गियां हैं, मुर्गियों को अंडे भी सेल कर सकते हैं, मुर्गी का मांस भी बेच सकते हैं जी जी। ये मतलब एक साथ कई काम भी कर सकते हैं, ये इंटीग्रेटेड, ये एक साथ हम लोग जो है कई तरह का काम कर सकते हैं एक ही जगह में, कम जगह में, क्योंकि जगह तो है नहीं आजकल जी। आपका मछली भी हो रहा है, आपका मुर्गी पालन भी हो रहा है, आपका बतख भी हो रहा है, पालन भी हो रहा है। अगर आप चाहें और अधिक, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आप जो है इनमें से कोई भी यूनिट लगा सकते हैं। बकरी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बतख पालन हो गया, या हमारे पास गाय है, गाय अगर रखी हुई है तो उनका जो गोबर है उसमें जाएं, जो मैन्योरिंग जो है अच्छा हो जाएगा, प्रोडक्शन भी हो जाएगा, उससे फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन बहुत अधिक मात्रा में पैदा हो जाएंगे तालाब में, और निश्चित ही किसान को बहुत अधिक फायदा होगा और प्रॉफिट होगा। नहीं, निश्चित ही प्रॉफिट वाले हैं ये काम जी। डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आपने मत्स्य पालन समस्याएं एवं समाधान विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी हमारे मछली पालकों और किसान साथियों को दी। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी, ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। सिंचाई में भी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अप्रोच लगातार उसमें सुधार हो रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस मंत्र की भावना पर काम करते हुए माइक्रो इरिगेशन पर फोकस किया गया, ड्रीप या स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट किया गया। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को
55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। 2015-16 से अब तक प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जो कि पीडीएमसी से पूर्व 8 वर्षों में कवर किए गए क्षेत्र से लगभग 81% अधिक है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए राज्यों को संसाधन जुटाने और किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने में मदद के लिए साल 2017-18 के केंद्रीय बजट में नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। और भैया देखो, कृषि समाचार के अंक में आज हम आपको बता रहे हैं कि खरीफ विपणन वर्ष 2023 और 24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा हो गई है। वे इस प्रकार से हैं: धान सामान्य 2,183 रुपया प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 2,203 रुपया प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 3,180 रुपया प्रति क्विंटल, ज्वार मालदंडी 3,225 रुपया प्रति क्विंटल, बाजरा 2,500 रुपया प्रति क्विंटल, रागी 3,846 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का 2,090 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर 7,000 रुपया प्रति क्विंटल, मूंग 8,558 रुपया प्रति क्विंटल, उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,558 रुपया प्रति क्विंटल, उड़द 6,950 रुपया प्रति क्विंटल, मूंगफली 6,377 रुपये प्रति क्विंटल, सूरजमुखी बीज 6,760 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीला 4,600 रुपया प्रति क्विंटल और तिल को भाव 8,635 रुपया प्रति क्विंटल, राम तिल 7,734 रुपया प्रति क्विंटल, कपास मध्य रेशा 6,620 रुपया प्रति क्विंटल और कपास लंबा रेशा 7,020 रुपया प्रति क्विंटल। तो भैया ये तो खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भई है वह हमने आपको जानकारी दी। और भैया अब हम कार्यक्रम में आपको करवा रहे हैं मनोरंजन जब प्यारे से लोकगीत के साथ। और जब लोकगीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम सिरोदी, अंगदपुर, पोस्ट बहरौली, तहसील मीरगंज, बरेली से जाहिद सैफी, साजिद, समीर, सोहेल, साहिल, बेचेलाल गंगवार की अलखनाथ मंदिर के सामने से। साथ में हैं गुड्डी देवी, प्रशांत, ज्ञानेंद्र, इला, बर्फा देवी और संजय अग्रवाल। साथ ही साथ हमें फरमाइश मिली है बिमल ठाकुर, सरता ठाकुर, शुभ, लव, गुनगुन, सोना, अमर सिंह, नीलू की बक्सेना दातागंज बधाइयों से। चरडोगरी पिपरिया, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश मिली है दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू की। साथ ही साथ हमें फरमाइश मिली है लाडला जी की, सागर, मध्य प्रदेश से। तो भैया बहनों आओ सबकी पसंद पर सुन लेते हैं जो प्यारो सो लोकगीत। कैसे लिख दूं हाल जिया का, पता नहीं मालूम पिया का। का
और लोकगीत के बाद भैया हम दे देते हैं आपको मौसम की जानकारी। कल भैया उच्चतम तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड और निम्नतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। वर्षा को अनुमान 0%, आर्द्रता 31% और हवाएं पश्चिम दक्षिण पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। और भैया देखो, अब बेला आ गई है जिसमें हम कराते हैं सवाल के जवाब को मिलान। तो आज को हमारा सवाल हो, गर्मियों के मौसम में मछली तालाबों में जल स्तर कितना होना चाहिए? तो भैया जाको उत्तर है 1.5 मीटर होना चाहिए। अब भैया हम आपको बता देते हैं आज के कार्यक्रम की नसीहत। हमारे आज के कार्यक्रम की नसीहत यह है कि मछली तालाबों में जल स्तर का ध्यान रखें। और आज के कार्यक्रम की जाई नसीहत के संग अब अपने भैया रग्गू को आज के कार्यक्रम किसान वाणी से दो अनुमति। भैया बहनों, राम राम।